सब जो कह रहा था कि हमने ये सब पढ़ लिया था पिछली क्लास में। ओके, फिर उसके बाद आखिरी में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस देखा था। स्क्रीन दिख रही ना अब तो सबको? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। यस सर। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ये हमने देखा था, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो। और फिर डिटरमिनेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। और फिर हमने एक और चीज, उस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे थे और मैंने बताया था बेटा याद रखना। उसके बाद मैट्रिक्स अगर दे दे और 2-3 मैट्रिक्स हो, फिर तुमसे डिटरमिनेंट पूछे तो अलग अलग हो जाता है, पावर सब में, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। जैसे मॉड्यूलस होता है वैसा, पर मॉड्यूलस और डिटरमिनेंट अलग अलग होते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, हमने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट समझा था, इसी को हमें डिटेल में देखना था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हम रो बाय कॉलम करते हैं, पहला रो बताता है और दूसरा कॉलम बताता है। एनी डाउट? शायद इस तरीके से मैंने तुम्हें लिख के भी बता दिया था ताकि सबको क्लियर हो जाए। उसी तरीके से तुम 3x3 भी कर सकते हो, और वो जो मैंने तुम्हें बोला था। और उससे हमें एक चीज पता चली थी कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यहां तक हमने किया था। क्या अब हम आगे बढ़े? सर बोलो। सर आरटी शर्मा से डाउट है, फिर आपको भेजू, वो रो से हो रहा है फिर कॉलम से नहीं हो रहा है इससे। भेज दो, रिलेटेड होगा तो मैं अभी बता दूंगा। ओके, मैट्रिसेस लेक्चर मैट्रिसेस लेक्चर 3, मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 3 अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन को ही थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं। करते कैसे वो तो हमने लास्ट में देखा था पिछली क्लास में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, ये टॉपिक था। इसमें हमने देखा था सबसे एक स्टैंडर्ड पॉइंट कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, ये देखा था हमने। उसके बाद जब भी हमें मल्टीप्लाई करनी रहती है तो इसकी अगर पहली रो लोगे तो करेस्पॉन्डिंगली बी की फर्स्ट क्या लेंगे, कॉलम लेंगे, एंड सो ऑन, पोजीशन वाइज अपन उठाते हैं। रो मतलब पहली रो पूरी वैसा, और करेस्पॉन्डिंगली पहली कॉलम। ये हमने देखा था। यहां तक तो सबको पता है ना कैसे मल्टीप्लाई करते थे, और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इन जनरल, ये एंड का पार्ट था। बोलो क्लियर है? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या अपन किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कि सिर्फ स्क्वायर ही होना चाहिए, क्योंकि सर आपने स्क्वायर बताया था। कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और कंस्ट्रेंट लगेंगे। तो जरा अब वो मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, ध्यान से समझना, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तुम्हारे स्कूल एग्जाम में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 1 से 2 मार्क का, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव, गुजरात बोर्ड हो या सीबीएसई हो, ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है, ये तुम्हें पता ही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक अगर m क्रॉस n का है, दूसरा कोई भी रैंडम q क्रॉस r का है। अब हम देख रहे हैं कि किस किस टाइप के मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई एक्चुअल में कर भी सकते हैं कि नहीं। स्क्वायर जरूरी है या स्क्वायर के बगैर भी हो तो भी हो जाएगा। जैसे मान लो ये लिखा, a मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, b मैट्रिक्स है q क्रॉस r का। यहां तक कोई डाउट? ऐसे दो लिए तो ये मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगा? मल्टीप्लिकेशन एनसीईआरटी में भी दिया ये थ्योरी, अपन फिर से अभी अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने कोई भी चीज तो मैं आईटी लेवल की नहीं बताई है, सब एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है अभी। मल्टीप्लिकेशन इज ओनली वैलिड व्हेन n is equal to q। क्या बोला मैंने? कब वैलिड है? n equals to when n is equal to n q के बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी करके लिखता हूं मैं, तो ए की जितनी भी कॉलम्स होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो किससे इक्वल होनी चाहिए? दूसरे वाले के रोज के बराबर होनी चाहिए। m और r कुछ भी हो सकता है, m, r कैन बी एनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, जो बनेगा वो मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, देखो n और q तो बराबर है, तो इन दोनों को हटा दो, n q हटा दो, वो तो बराबर है, बचा क्या? m और r, तो m क्रॉस r का बनता है। अब इसी पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए कि सर ऐसा क्यों, तो क्या मैं
एक एग्जाम्पल से तुम्हें ये पॉइंट क्लियर करवाऊं। Yes. ये पॉइंट था जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ बेटा बोलो क्या डाउट है। सर एन इक्वल क्यू सिर्फ रो कॉलम के लिए या कॉलम बाय रो के लिए भी है? बेटा इसमें तो रो बाय कॉलम ही होता है। मैट्रिक्स में देयर इज ओनली वन मेथड दैट इज रो बाय कॉलम, तो कॉलम बाय रो का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर मैं बी ए लिखता हूं, बी ए, अगर मैं इफ बी ए लिखता हूं यहीं पर ही, तो बी ए क्या होगा? बी कितने का ऑर्डर है? क्यू क्रॉस आर। ए कितने का ऑर्डर है? एम क्रॉस एन। अब क्या होना चाहिए? ये कब वैलिड होगा? R equals to M. R equals to M. आर इक्वल्स टू एम। और जो नया बनेगा मैट्रिक्स वो कितने ऑर्डर का होगा? क्यू क्रॉस एन का। एनी डाउट? एनी वन? पूछ लो। ठीक है, तो रो बाय कॉलम ही होता है। यहाँ कॉलम बाय कॉलम, रो बाय रो का तो सवाल ही नहीं उठता है मैट्रिक्स में, हमने पिछली क्लास में देखा था। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, बनाते कोई मैट्रिक्स अजीब सी दिखने वाली 1 2 3 4, जो तुम्हें अजीब दिखती है अपन वही लेंगे। वो बहुत इजी है, बहुत इजी है। तुम्हें अगर वो समझ आ गया ना रो बाय कॉलम कैसे करते थे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बताओ, पहले मेरे को ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए ए की कॉलम्स बी के रो के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें कितनी कॉलम है ए में? ये बेसिकली 3 क्रॉस 2 कॉलम है। तो मैं अब अगर बी लूंगा, अगर मुझे ए बी निकालना, नॉट बी ए बी निकालना है, दोनों अलग अलग होते हैं, तो बी में मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करेगा? जब 2 rows. 2 रोज होगी। तो -3 एंड 6 7। बोलो ऐसा भी ले सकता हूं ना? ऐसा भी ले सकता हूं ना? 2 क्रॉस 1 ले सकता हूं कि नहीं? बताओ, ले सकता हूं ना बेटा? ये दोनों बराबर है ना? तो अल्टीमेटली ए बी की वैल्यू क्या आएगी? मतलब कितने ऑर्डर का होगा? 3 क्रॉस 1 का होगा। चलो देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, और फिर मैं बीए भी बताऊंगा तुम्हें, बीए क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो भी बताऊंगा। अरे यार ये क्या है? ऐसे लिख देते ना यार, ये तो छोड़ो। 1 2 3 4 5 6। ए जो पहले उसको हमेशा पहले लिखना है, और जो दूसरा है उसको बाद में लिखना है। मतलब यहाँ पे इसको ऐसे समझ लो, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है। तो ऐसे अपन उल्टा लिख सकते हैं क्या? ए को बी पे पहुंचा दो, बी को ए पे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ जो तुम्हें पहला दिया है वो पहला ही रहेगा। जो प्रायर है वो पोस्ट नहीं बन सकता, जो पोस्ट है वो प्रायर नहीं बन सकता। प्रायर पोस्ट कभी बचपन में कभी सुने हैं इंग्लिश में? प्रायर मतलब पहला, पोस्ट मतलब बाद वाला। क्या ऐसे प्रायर पोस्ट को अलग पलट कर सकते हो तुम? ऑर्डर को बदल सकते हैं क्या? इन जनरल नहीं बदल सकते, इन जनरल नहीं बदल सकते। अगर कम्यूटेटिव दे दे तो बात अलग है। चलो दूसरा है -3 और 7, यही है। चलो तो अब मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले रो बाय कॉलम करेंगे। पहली रो पकड़ो, पहले पोजीशन वाला निकालना, ये फर्स्ट रो है, तो दूसरे की क्या लोगे? फर्स्ट कॉलम। अब समझ में आ रहा है कि क्यों दूसरे की कॉलम पहले की रो के बराबर होनी चाहिए? देख लो, क्योंकि जब अपन रो बाय कॉलम में पहली रो उठाएंगे, रो बाय कॉलम ही होता है। रो बाय कॉलम लेंगे तो दूसरे का कॉलम उठाएंगे, तो ये दो, मतलब कॉलम में 2 है ना एलिमेंट्स, मतलब 2 कॉलम है ना बेसिकली। यहाँ पे कितने? 2 रो होगी, इसलिए इक्वल होना चाहिए, वरना हम नहीं कर पाएंगे। तो अब बताओ वैल्यू कितनी होगी? A11 बताओ, पहले की फर्स्ट रो दूसरे की फर्स्ट कॉलम। 1 into -3 -3, 2 into 7 2 into 7, मैं लिख ही देता हूँ, ये हो गया। चलो दूसरी पोजीशन A12। क्या A12 एग्जिस्ट भी करेगा यहाँ पे? व्हाट विल बी A12? पहली रो लो दूसरी कॉलम। यहाँ पे कोई कॉलम दिख रही है बेटा? नहीं दिख रही है, तो A12 एग्जिस्ट करेगा क्या? A13 एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। अब नीचे आते हैं, A21। क्या तुम A21 बता सकते हो? A21 कितना होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 into 3 प्लस 4 into 7। बोलो यही होगा ना? ऐसे ही A22 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड कॉलम ही नहीं है दूसरे में। A12 भी एग्जिस्ट नहीं करा। अब आएगा आखिरी A31। क्या A31 एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। थर्ड कॉलम, थर्ड रो बेसिकली, और इसकी फर्स्ट कॉलम, तो
5 इंटू -3 देख लो, प्लस 6 इंटू 7. एनी डाउट, एनी वन, यू कैन आस्क. और ये बन गया मेरा मैट्रिक्स. और ये बेसिकली 3x1 का बन रहा है, और तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रही है टर्म्स, फटाफट बताओ. 11, 19, 22. पहला कितना आ रहा है? 11. दूसरा बोलो 19. 9. तीसरा बोलो 27. है, क्या बोला? 27. 27. ओके, ये आ रही है वैल्यूज. सबसे पूछ रहा हूँ. यस सर. 3x1 बना. तो देखो वही बनाना 3x1 जो मैंने बेसिक तुम्हें फंडा बताया था कि ऐसे ही कुछ बनेगा. तुम देख सकते हो, तुम्हारे सामने है. मतलब इन दोनों के अजीबोगरीब टाइप के मैट्रिक्स दिखने वाले, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिखने वाले का भी मल्टीप्लिकेशन वैलिड हुआ. पर ये तभी हो सकता है जब पहले की जितने कॉलम्स होंगी दूसरे के उतने रोज होंगे. नंबर क्यों? क्योंकि अब अपन जरा बीए देखते हैं. बीए निकाल सकते हो बीए? तो जरा बीए देख लेते एक बार. ये मेरा बी है, ये मेरा ए है. क्या है बेटा बी? -3 और 7. क्या है बेटा ए? ये 2x1 है. और दूसरा कितना है? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 3x2, 2 कॉलम 3 रो. अब ये दोनों बराबर है क्या? देखो नहीं है. तुम कर ही नहीं पाओगे. देखो अब कैसे करोगे मल्टीप्लाई? एग्जिस्ट ही नहीं करता है. कर पाओगे तुम कोई भी एक एलिमेंट लिख पाओगे? पहले ही एलिमेंट लिख पाओगे क्या? मुझे बताओ. A11 लिख के बता सकते हो? A11 में यहाँ पे -3 इंटू 1 करोगे. आगे क्या करोगे बेटा? यहाँ पे कॉलम जात, मतलब ये 3 और 5 बच जाएंगे. यहाँ पे तो कोई एलिमेंट मिनिमम 3 तो चाहिए ना पर उसके लिए. हाँ, इसीलिए बस मैं वही बता. मिनिमम 3 नहीं, 3 ही चाहिए. 3 से ज्यादा रख दोगे इधर तो इधर कम पड़ जाएगा. फिर बराबर होना चाहिए एग्जैक्ट ये दो. यस सर. नहीं होता है तो तुम देख सकते हो कर ही नहीं पाओगे. तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो एग्जिस्ट नहीं करता है. चलो सबको समझ में आ गया कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कब नहीं. और ये बेसिक पॉइंट, इस पे गुज सीईटी, गुजरात बोर्ड, सीबीएसई सभी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कब वैलिड होता है और कितने का नया मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा. बस ये एक छोटा सा पॉइंट याद रख लोगे. Yes. ठीक है. Yes. तो जो फाइनल निकल के आता है उससे तुम्हें क्या समझ में आया? जो फाइनल मैट्रिक्स बनता है वो पहले वाले मैट्रिक्स के रोज डिसाइड करता है, और दूसरा वाला क्या डिसाइड करता है? दूसरे वाले के कॉलम डिसाइड करते हैं. आर ऐसा भी तुम बोल सकते हो. यहाँ पे जो ओवरऑल मैट्रिक्स बनता है वो. एनी डाउट टिल हियर यू कैन आस्क, एल्स वी विल प्रोसीड. सभी को क्लियर है? Yes. Yes. एक और दूं, करोगे मल्टीप्लाई? छोटा सा क्वेश्चन दूं. Yes. चलो एक मैट्रिक्स देता हूं, बहुत छोटा सा दे रहा हूं, बहुत छोटा सा. 3 4 और -8. बस इतना सही दिया. मतलब रो 1 हुई, कॉलम 3 हुए. बी को मैंने दिया 2 4 -6 -8 और आखिरी 1 और 3 ये दे दिया. ये हो गया 3x2. तुम्हें ए बी बताना है अगर एग्जिस्ट करता है तो, और तुम्हें बी ए निकालना है एग्जिस्ट करता है तो. ये सीबीएसई में या गुजरात बोर्ड में स्कूल एग्जाम में आता है. एक 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ए बी और बी ए दोनों निकालो. अगर एग्जिस्ट करता है तो, नहीं करता तो बोल देना डज नॉट एग्जिस्ट, और रीजन दे देना अगर स्कूल एग्जाम में आता है तो. ए बी लिखोगे तो पहले ए फिर बी, बी ए लिखोगे तो पहले बी फिर ए. थोड़ा जल्दी करना, ठीक है.
सर बोलो। सर AB -10 and 4 AB -10 है। and 4 10 अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, कर लिया सबने मल्टीप्लाई क्या? सर AB -26 -44 और बिल्कुल सही ये सही तो सही, -26 ये -40 सर बिल्कुल सही। चलो ए बी देखते हैं। ए लिखा अपन ने 3 4 -8, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी। पहले तो चेक करो क्या पॉसिबल है ये मल्टीप्लिकेशन? बिल्कुल है। इसकी एंड इसकी स्टार्ट होगी तो ये फट फट कैंसिल होके 1 × 2 का मुझे फाइनली मिलने वाला है। 1 × 2 का मैट्रिक्स, ये तो कंफर्म है। 2 4 -6 -8 1 और 3। तो करके देखते ए बी का प्रोडक्ट। ये कंफर्म है कि ये 1 × 2 का बनेगा। से एक रो होगी और 2 कॉलम, तो मेरे ख्याल से बस 2 ही एलिमेंट होंगे ना, A11 और A12। सिर्फ 2 ही होंगे ना बेटा एलिमेंट्स, वो भी रो वाइज, एक रो और 2 कॉलम। 1 × 2 का है क्योंकि डायरेक्ट हो गया। ये अपन को कम से कम गलती करने से बचा देगा, हमें पहले ही पता है कितने का ऑर्डर बनने वाला है। चलो A11 रो बाय कॉलम करते हैं, ये तो सबको पता है। अगर पहली रो फर्स्ट की उठाओगे तो दूसरी की कॉलम उठाओगे फर्स्ट, और साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 प्लस 4 × -6 प्लस -8 × 1, ये हो गया। दूसरा बताओ, अब दूसरा बताओ। A12 पहली रो दूसरी कॉलम, 3 × 4, मैं बार बार ये अभी लिख लिख के बता रहा हूँ वरना डायरेक्ट भी बता सकता था। 4 × -8 करेस्पॉन्डिंगली, और -8 × 3। बोलो किसी को कोई डाउट? डाउट तो ए बी कितना आ गया जरा बताओ? -26 माइनस इसको सॉल्व करेक्ट करना, आई होप सो तुम्हें कैलकुलेशन आती है। आती है ना? तो आती है, फिर ये आएगा। दिस इज माय आंसर। बोलो जल्दी। yes अगर मान लो ये इक्वल टू ऐसा दे देते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली स्कूल एग्जाम में, इक्वल टू एक्स वाई दे देंगे तो एक्स और वाई निकाल सकते हो ना कंपेयर करके। इक्वल मतलब हर एक पोजीशन दूसरे की पोजीशन के साथ बराबर होगी और सेम ऑर्डर का ही होगा, तो एक्स और वाई निकाल सकते हैं फिर अपन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्कूल एग्जाम में, तो एक्स और वाई निकालो। हाँ बेटा बोलो। सर अगर क्वेश्चन मतलब वो आपने एक्स एंड वाई बोला, तो अगर वो डिफरेंट ऑर्डर का होता तो फिर हम लोग आंसर क्या लिखते हैं? मतलब नॉट डिफाइंड लिखते हैं, नॉट कंपेरेबल? नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस। ऑप्शन देख के समझ आ जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। और सब्जेक्टिव में पूछा है तो जो दिख रहा है वो लिख दो, सिंपल। सब्जेक्टिव में तो बहुत इजी होता है, जो दिख रहा है बस वो लिखना आना चाहिए। सब्जेक्टिव बहुत इजी होता है, जो तुम समझ रहे हो वो इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम में हो, इंग्लिश में उतारना आना चाहिए। दैट इज द सब्जेक्टिव पेपर। क्यों सब्जेक्टिव पेपर इंपॉर्टेंट होता है? ऑब्जेक्टिव में तो तुक्के लगा के बैठ गया तो हो गया, खुले हो गए, बोलो मेरे को सब आता है। तो बेटा ऐसे मिथ या मिसकंसेप्शन नहीं हो, इसलिए सब्जेक्टिव टेस्ट स्कूल वाले करवाते हैं। जो तुम्हें आता है वो सच में आता है कि नहीं आता है। जब तुम लिख पाओगे करेक्ट तो ऑब्जेक्टिव पेपर्स तुम ऑटोमेटिकली करेक्ट करोगे। सब्जेक्टिव जिस पे कमांड है उसकी ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि उसको पता है, उसको लॉजिक सब क्लियर है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ रीडू करो बिना देखे। बिना देखे रीडू का मतलब क्या है? तुम सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो, और क्या। एनी डाउट, एनीवन, यू कैन आस्क। ये हमारा पार्ट खत्म हुआ, बोलो जल्दी। no sir चलो अब हमें अब एक नोट आता है, एक इंपॉर्टेंट नोट आता है। मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन अब सबको समझ आ गया है, किसी को कोई डाउट नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। हमने हाफ एन आवर लगाया मल्टीप्लिकेशन पे। बेटा कर लोगे ना मल्टीप्लिकेशन, कितने भी ऑर्डर का दे दे एंड ऑल। बाकी अब तो प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी करो, जो बुक करनी है करो जहां मल्टीप्लिकेशन दिया हो। ठीक है, अब हमें पता है कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमें पता है। तो अगर तुम्हारे सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए
a प्लस बी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये मैट्रिक्स है, क्या है बेटा ये स्केलर वैल्यू है कि मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स है। तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा? होल स्क्वायर कितना होगा? तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आता है ना बेटा दिमाग में तो? यस बट यहाँ ऐसा होगा नहीं। मुझे बताओ, जब तुमने बचपन में a प्लस बी होल स्क्वायर सीखा था तो पता है टीचर ने कैसे सिखाया था? ऐसे सिखाया था। अपनी फर्स्ट सेकंड क्लास के टीचर से पूछना, या तुम्हारे पास कोई किताब पढ़ी हो अपनी, तो टीचर ने बताया था बेटा 2 बार लिख लो उस चीज को और फिर एक एक करके मल्टीप्लाई करो। करो बेटा मल्टीप्लाई। a इंटू ए स्क्वायर, ए बी, फिर बी ए, और फिर बी स्क्वायर, और स्केलर वैल्यूज में ए बी बी ए बराबर होता था, बट टीचर बोलता था कम्यूटेटिव होता है तो उसको 2ab लिख सकते हैं। बेटा ऐसे ही करते थे ना बचपन में? बचपन में जाओ थोड़ा, यस सर ऐसे आते थे। पर क्या अब अपन इधर ए बी को बी ए लिख सकते हैं बराबर इन जनरल? नहीं। तो आज के बाद a प्लस बी होल स्क्वायर क्या याद रखोगे? बोलो। a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल सही। एनी डाउट? जवाब दो। यही नहीं, तुमने एक ऐसा भी बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसको तुम लिखते थे क्या? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर क्या वो करेक्ट होगा? फिर से अपन जाते हैं सेकंड क्लास में और करते हैं कैलकुलेशन। ए स्क्वायर माइनस ए बी, स्केलर बाहर निकल जाता है अगर कोई स्केलर हो तो, जैसे -1 जो वैल्यू है उसको बाहर माइनस बाहर कर दिया, प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। क्या हम इसको 0 कर सकते हैं इन जनरल? नहीं कर सकते। नो सर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आज के बाद मैट्रिक्स में ये होता है। अब कोई भी रैंडम दे दिया, चलो 2a प्लस 3b इंटू ए माइनस 4b, अगर ये वैल्यू निकालनी है तो इसको कैसे करोगे? एक्सपांड करेंगे। चलो एक एक करके करो। 2a इंटू ए 2a स्क्वायर, 2a इंटू माइनस 4b माइनस 8ab। ये याद रखना, स्केलर वर्ड कहाँ गए? स्केलर, स्केलर बाहर निकल जाते हैं, याद रखना। बीच में कहीं पे भी छुपे हुए हो ना प्रोडक्ट में तो स्केलर्स को तो अलग मल्टीप्लाई करके कर दो, स्केलर्स हो सकते हैं बाहर टोटल। फिर बताओ 3ba और आखिरी 3 इंटू 4 12, माइनस 12 अलग कर दो, -12 ये आ जाएगा। ए बी बी ए को सॉल्व नहीं कर सकते हो तुम, और से इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं होगा। अब समझ में आ गया कैसे ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पे? प्रोडक्ट और एडिशन अभी हमने 2 ही पढ़े, और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। तो इन सबको हम कैसे यूज करते हैं समझ में आया? जैसे अगर ऐसे देते हैं लैम्बडा टाइप्स ऑफ ए इंटू के टाइम्स ऑफ बी। लैम्बडा और के क्या है मेरे? स्केलर है, वैल्यू है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो। तो इसको कैसे लिखोगे बेटा बताओ? लैम्बडा के बाहर कर दो टाइम्स ऑफ ए बी। बेटा समझ आ गया? यस स्केलर्स बाहर हो जाते हैं। तो आज के बाद याद रखोगे जितने भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है वो वैलिड नहीं हो पा रही है डायरेक्ट। क्यों? 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 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, हाँ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है बेटा, ये तो होगा ना, तुम दोनों को वैल्यू लेके देख लो। एडिशन में कम्यूटेटिव होता है, प्रोडक्ट में नहीं होता है कम्यूटेटिव, याद रखना। ठीक है, बट मान लो सर मैंने तुम्हें दे दिया, क्या बोलो? एनसीईआरटी में नॉट एग्जिस्ट वाला नहीं दिया शायद से केस। कौन सा नॉट एग्जिस्ट वाला बेटा? मल्टीप्लिकेशन का? हाँ सर शायद। बेटा वो ऐसे नहीं दिया है, उन्होंने बस ये बताया है कि कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा दूसरा तो तुम खुद भी लॉजिकली सोच सकते हो ना कि कब नहीं कर सकते। बहुत लॉजिक है बेटा, ये तो बहुत इजी है। अगर उन्होंने बोला पहले की रोज दूसरे के कॉलम के पहले की, सॉरी क्या बताया था मैंने? पहले के कॉलम और दूसरे हाँ, बराबर होनी चाहिए तब वैलिड है, ऐसा एनसीईआरटी ने लिख दिया। तो बेटा जब नहीं होगी तो क्या होगा? बोलो ही बेटा। एनसीईआरटी तो बस एक लाइन में खत्म कर देती है, फिर हम उसको समझते पूरे एक लेक्चर में है बेटा। क्या करता है आईआईटी पूछता है एनसीईआरटी से ही है, पर उसके एक एक टाइप में एक एक थ्योरी को वो बहुत विस्तार से
पूछ लेता है जो तुम नहीं सोच सकते हो बेटा पेपर में। हमारा काम क्या है, वो विस्तार की चीजें बताना क्लास में, बस। ऐसा थोड़ी ना है कि एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन है, पर उसी थ्योरी को वो इलोंगेट कर देता है, बढ़ा देता है, बड़ा चढ़ा के पूछता है आईआईटी। वही तो हम यहाँ क्लास में कर रहे हैं। इसलिए तो मैं बोलता हूँ अगर सिर्फ एनसीईआरटी करना हो तो मेरे को सिर्फ एक लेक्चर दिया करो, एक दिन में मैं एक टॉपिक खत्म कर दूंगा एनसीईआरटी का और तुम कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, पूरे में से पूरे ले आओगे। बट ना तुम उससे मेंस क्लियर कर सकते हो, तुम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। मैथ्स में, केमिस्ट्री में इट्स पॉसिबल। चलो आगे बढ़े। Yes. और पहले तो मैं ऐसा बोलता भी था बच्चों को, पता है कि मेंस में 20-30% तो एनसीईआरटी से बन जाएगा मैथ्स का। बट इस बार 2 फेज के पेपर ऐसे आए थे, शिफ्ट के पेपर, जिससे बच्चों का एक क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहा था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसको बोला गया मेंस का मैथ्स का पेपर बहुत टफ है। टफ मतलब उन्होंने थोड़ा सा लेवल 1 लेवल 2 हमारे मॉड्यूल में जैसे लेवल 2 होते वैसे क्वेश्चन दे दिए थे मेंस में दे दिए थे। इसलिए अब मैं ये स्टेटमेंट भी नहीं कह सकता हूँ कि अगर एनसीईआरटी कर लिया तो मैथ्स का तुम 20-30% कर लोगे। कर सकते हो पर नहीं भी कर सकते हो, वो तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है फिर, और किस्मत पे तो हम छोड़ नहीं सकते अपना फ्यूचर। तो हमें पढ़ना तो सब है, बस मेरी शीट्स, क्लास नोट्स और लेवल 1 लेवल 2 मॉड्यूल करो। इतना करोगे तुम आईआईटी भी क्वालिफाई कर लोगे, मैं लिख के दे देता हूं तुम्हें, पर इतना तो करो एटलीस्ट। चलो हाउएवर, अब ये हाउएवर क्यों लगाया? मान लो तुम्हें दे दिया जाए क्वेश्चन में दैट ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, या ऐसा लिख दे, ऐसा दे दे, तो अब बताओ ऊपर के फॉर्मूले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या बोलोगे तुम उनके बारे में? नॉर्मल algebraic identities के बारे में। All the algebraic identities are valid now. बोलो, ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम हर एक Yes, प्रूफ sir. करके देख सकते हो, हर एक आइडेंटिटी को प्रूफ करके देख सकते हो। सर तो इसका मतलब अगर कोई टर्म ऐसी दी हुई है ए बी स्क्वायर, तो क्या वो बी स्क्वायर ए के भी बराबर हो जाएगा? हाँ बेटा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे सर, कैसे? देखो मैं जादू करके बताता हूँ। ए बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए इंटू बी, बोलो यही होता है ना बेटा? Yes. Yes, sir. चलो अब मुझे बताओ हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या ए बी को तुम बी ए लिख सकते हो? लिख सकते हैं। Yes. इक्वल टू बी ए है ही सही। फिर से क्या तुम ए बी को फिर से बी ए लिख सकते हो? Yes. Yes, sir. बेटा अब क्या बन गया? Square. B square A. मतलब जो भी स्केलर में तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो सब वैलिड हो जाती है ना बेटा? स्केलर में तो तुमने पढ़ा ही है। अरे स्केलर में तुमने देखा ही है एक्स वाई स्क्वायर मेरा वाई स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से। तो देखो मैट्रिक्स में भी वैलिड हो रहा है, बस इतना सा लिख के दे दे तो। और यही नहीं, एक और बताता हूँ। तुमने वो पढ़ा है बाइनोमियल करके एक चैप्टर 11वीं में हुआ करता था, Yes. अगर याद है तो बेटा वो यहाँ पे भी वैलिड हो जाता है। देखो कैसे लिखते हैं, एनसी नॉट ए रेज टू एन, NC1 a raised to n minus 1 times of b, NC2 a raised to n minus 2 into b square, blah 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 blah, NCn b raised to n। यहाँ भी वैलिड है क्योंकि if कम्यूटेटिव दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो क्या ये एक्सपांशन वैलिड होगा? बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर भी वैलिड नहीं रहता है फिर तो पावर में n कहाँ से आएगा? तो ये n वही है, वो NCR वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला। तो बेटा याद रख सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम भी वैलिड है। Yes. तो सर अगर ऐसा देते तो कैसे लिखेंगे? a प्लस आई की पावर में n, तो बेटा डरने की जरूरत नहीं है। याद रखना, एक और चीज तुमसे पूछता हूँ, क्या कभी a प्लस 2 हो सकता है? क्या मैथ्स में वैलिड होता है a प्लस 2? No. No, sir, नहीं होगा. मैट्रिक्स का स्केलर के साथ एडिशन किया जा सकता है? नहीं। No. तन्वी आर यू देयर? तन्वी यस सर। तुमने पूछा था ना, देखो वो 2 का क्या करेंगे 3 का नंबर का, तो मैंने बोला था वहां टाइम्स ऑफ आई लगाना जरूरी है क्योंकि हम एक मैट्रिक्स को स्केलर के साथ ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं। देखो ऊपर जाओ, हमने पढ़ा है, पर हमने, अरे यार वो ऊपर नहीं, मतलब पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा। लास्ट ओके हाँ, लास्ट लेक्चर में, वो ऊपर मतलब पिछला लेक्चर हो जाएगा फिर। ओके तो अगर मान लो ऐसा दे दे, अब कम्यूटेटिव नहीं दिया है पर तुम्हें पता है ना इन जनरल, या इन जनरल भी नहीं,
मैंने एक पॉइंट बताया था तुम्हें, एवरी मैट्रिक्स, अगर किसी को याद हो, नोट्स पढ़ते हो, रीडू करते हो, तो आर कम्यूटेटिव विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तुम्हारा क्या मतलब सोचना है इस पॉइंट पे? क्या सोचते हो तुम? जरा मुझे अपनी सोच बताओ मुझे, क्या ये सही लिखा है मैंने? हर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कम्यूटेटिव होता है, मतलब सेम ऑर्डर वाला, मतलब अब जिसमें वो मल्टीप्लाई कर सकूं मैं, वैसा मतलब। तुम्हें पता है मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, वो सब तुम्हें पता है। क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं a इंटू आई इंटू ए के बराबर ही होगा या इक्वल टू ए? Yes, sir. Yeah. सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, ए और आई का सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं? सेम ही होता है। यस Yes. सर। तो ये कम्यूटेटिव होता है ना आइडेंटिटी के साथ हर एक मैट्रिक्स। यस सर। तो क्या वहां लिखना जरूरी है क्या कि ए एंड आई आर कम्यूटेटिव? नहीं बेटा। तो झगड़ No, मत sir. लेना कभी कि सर देखो डेटा इनसफिशिएंट है और कैसे फिर उन्होंने कम्यूटेटिव मान लिया। बेटा हर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी के साथ होता है और ये हमने पढ़ा भी है। तो बेटा इसका एक्सपांशन कैसा हो जाएगा? nc नॉट a रेज टू n। फिर अगर तुम्हें बाइनोमियल आता है तो तुम्हें पता होगा, अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो बाइनोमियल की, तो ये लिखेंगे nc टू a रेज टू n माइनस 2। क्यों सर वो i कहाँ गायब हो रहा है? बेटा 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 आई Yes, कहाँ sir. गायब हो जाता है? बेटा उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है, क्योंकि आई रेस टू एन भी आई होता है, कितने भी आए, और फिर ये तुम्हें पता ही है। तो ऐसा चलता चला जाएगा, आखिरी क्या होगा? एनसीएन होगा क्या? ए गायब हो जाएगा। क्या एनसीएन होना चाहिए? नहीं, एनसीएन तो 1 होता है। क्या ये पूरे मैट्रिक्स को 1 के साथ ऐड कर सकता हूं मैं कभी? No. नहीं कर सकता हूं। No, तो sir. इधर क्या लगाना पड़ेगा साथ में? एक मुझे आई लगाना जरूरी है। तन्वी क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। चलो गुड। वी कैन नॉट ऐड ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब देखना, ऐड बोलूं तो फिर सब्ट्रैक्शन के लिए मत लड़ना, दोनों साथ में चलते हैं। मैट्रिक्स विथ स्केलर या वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, ये हम कभी नहीं कर सकते, गलती से भी मत कर देना। अगर वो a प्लस 1 नहीं है, वो शायद a प्लस आई होगा। a प्लस 2 नहीं होगा, वो शायद क्या होगा? a प्लस 2 आई होगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम ध्यान से देखो कभी a प्लस 2 आ गया तो देखना कुछ गलती करी होगी। वो a प्लस 2 नहीं होगा, वो a प्लस 2 आई होगा। ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। चलो ये लॉजिक सर भी याद रखना। हाँ बोलो ही। वो लास्ट का हाई वाला एक बार आप बता सकते हो? लास्ट टर्म बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुमने शायद प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज नहीं करा। आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो बेटा, वो मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है। यस नहीं पता? चलो जाते हैं पुराने लेक्चर में। पता है सर, पता है। पता है, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर यहाँ पे सब जगह आए आएंगे बेटा, ये दूसरे से आए चालू होंगे, पर वो आए तो बेटा गायब हो जाएंगे ना। किसी भी मैट्रिक्स को मतलब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो बेटा मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है, तभी तो उसका नाम आइडेंटिटी रखा। बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ा तो था यस उसमें भी। चलो ये हो गया। ऐसे ही अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चलता जाएगा, प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो आई के साथ तो चलेगा, पर किसी और मैट्रिक्स के साथ करना है तो ये देना जरूरी है। मैंने वो सब पॉइंट लिखवा दिए। आई होप अब तुम समझ चुके हो ऑपरेशंस कैसे करते हैं मैट्रिक्स में। ये ऑपरेशन का पार्ट खत्म हुआ। समझ आ गया सबको? सभी टाइप के ऑपरेशंस पढ़ लिए अपन ने। अब तुम कोई भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में तुम्हें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे वापस से आ जाएंगे। बस ये ऑपरेशन बीच में आ गया, अब हमारे फिर से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स शुरू होने वाले हैं। बस मुझे ये बता दो, ये मैंने पॉइंट लिखवाया नहीं, बस बोला था। अपन ऐसा बोल सकते हैं जब कभी भी ए बी लिखा हुआ मिले तुम्हें, ए बी ऐसा प्रोडक्ट में दिखाई दे, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं हियर, मतलब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, ऐसा बोल सकते हैं? तुम्हारा क्या सोच है इस पे? हियर वी कैन से, मेरा ऐसा मानना है कि A इज मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है, अब मैं A लिख रहा हूं तो A मैट्रिक्स मान लेना या सिंबल बना देना। मैट्रिक्स A इज प्रायर मल्टीप्लाइड टू B, ऐसा बोल सकता हूं?
बी के रिस्पेक्ट में ए के बारे में, और बी इज पोस्ट मल्टीप्लाइड टू ए। यस। प्रायर मतलब Yes. पहले होता है, जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती उन बच्चों के लिए। पोस्ट मतलब बाद वाला होता है। ये क्यों लिखना जरूरी है बेटा? क्योंकि ए बी बी ए बराबर होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इन जनरल नहीं होता, हो सकता है कम्यूटेटिव में, जो कम्यूटेटिव टाइप की मैट्रिक्स होती है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोला जाए कि मल्टीप्लाई करो, टीचर तुम्हें बोले एग्जाम में बेटा मल्टीप्लाई करो ए को बी के साथ, मल्टीप्लाई ए एंड बी, तो क्या तुम्हें फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि प्रायर कौन है, पोस्ट कौन है? क्योंकि इससे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। हालांकि अगर एक डिफाइन नहीं हो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, तो फिर दूसरा ही वैलिड होगा, वो ठीक है। बट इन जनरल तो हमेशा दो पॉसिबिलिटी आएगी ना। यस ठीक है, इसलिए ये वर्ड समझ में आया बेटा, प्रायर पोस्ट, ये हमेशा वर्ड दिखेंगे अब तुम्हें। जब भी मल्टीप्लिकेशन चलेगा ये वर्ड भी तुम्हें दिखेंगे, और तुम्हें लिखना भी आना चाहिए सब्जेक्टिव पेपर में, स्कूल एग्जाम में। इज दैट क्लियर बेटा? बोलो। यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। तो Yes, क्या sir. अब हम Yes, आगे sir. बढ़ सकते हैं? सर हाँ बोलो। सर इसके अलग वैल्यूज क्यों आएंगे पर? और वाओ, हम चलते हैं लेक्चर नंबर 2। तुमने रिवाइज नहीं करा, पकड़ में आया। देखो बेटा, ये हमने आखिरी क्वेश्चन करा था, ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन, याद है बेटा? ए बी ये आया था, बी ए ये आया था। ये मैट्रिक्स है, दिस आर नॉट द वैल्यूज। क्या दोनों यस सर, यस सर। मतलब ये तो बी ए, ये सॉरी ए बी कहाँ, ए बी कहाँ है? ये रहा ए बी। क्या ए बी बी ए के बराबर दिख रहा है बेटा? हर पोजीशन पे सर, याद अलग आ अलग गया। डेटा आ चुका है। आ गया बेटा समझ में? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और मल्टीप्लिकेशन देता हूं तुम्हें, बस ये आखिरी है। देखो मल्टीप्लिकेशन, ये सही करोगे हर बच्चा तो मैं समझ जाऊंगा, आज के बाद तुम मल्टीप्लिकेशन में कभी नहीं अटकोगे। एक 3x3 का और देता हूं मैं। लेट्स सी कौन आंसर करेक्ट बताएगा। दिस इज द मैट्रिक्स। तुम्हें निकालना है ए स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर। बेटा सेम भी हो सकते हैं ना मैट्रिक्स? हो सकते हैं ना बेटा दोनों सेम? यस अब सर। इसमें बताओ, सेम मैट्रिक्स तो कम्यूटेटिव होते ही है ना, ए इंटू ए। देखो कितना जादू हुआ ना। देखो कम्यूटेटिव होता है एक मैट्रिक्स अपने आप से तो हमेशा बेटा, ऑब्वियसली होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टोटल मिला के मैं तुम्हें दूंगा 2 मिनट की 3 मिनट, क्या लगता है? 3 मिनट्स? चलो आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। रो बाय कॉलम मैंने तुम्हें समझा दिया है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये आखिरी है देखो, ठीक है? स्कूल एग्जाम में आता है 2 मार्क का, 2 मार्क का स्कूल एग्जाम में पूछते हैं, और कहीं नहीं पूछेंगे इस टाइप का। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो स्कूल एग्जाम में ही पूछते हैं, बाकी तो इसका यूज होगा मल्टीप्लिकेशन का आगे बहुत। 3 मिनट शुरू हो गए हैं। 11:35 पे मैं रुक जाऊंगा, फिर हम टाइप्स पे वापस आएंगे। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मैं सभी को अभी बता देता हूँ। आज की क्लास जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी कल की भी क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की क्लास में हम लगभग एनसीईआरटी को फिनिश कर देंगे, एनसीईआरटी की थ्योरी को, कल या ज्यादा से ज्यादा ट्यूसडे तक। तो अभी ये 2-3 क्लास तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम आफ्टर ट्यूसडे यू कैन इवन अटेम्प्ट योर एनसीईआरटी एज वेल। बस वो एनसीईआरटी में आखिरी एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होते हैं, रो यूक्लिडियन मेथड, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम मैट्रिक्स का इक्वेशन सॉल्विंग में, आरडी के सॉल्व एग्जांपल में तुम्हें मिलेंगे। वो बस एक थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा, बाकी तुम पूरा कर सकोगे। तो अपकमिंग क्लासेस को बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी इस चैप्टर में फिर तुम्हें, और एक शायद किताब पढ़ के तुम्हें थ्योरी समझ में नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। इस हफ्ते में अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली अपना मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, फिर अपना शीट डिस्कशन, मॉड्यूल डिस्कशन जो भी रहेगा, या कुछ अच्छे क्वेश्चन और करने हो आईआईटी के पीवाईक्यू, वो शायद ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट वीक और करवाऊंगा। और फिर अपन कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब आफ्टर 8 to 10 डेज हम लिमिट शुरू करने वाले हैं। और अगर लिमिट शुरू करने वाले हैं तो शायद मैंने
लिमिट के पूरे लेक्चर्स, लिमिट डिफरेंशिएशन के पूरे लेक्चर्स MS Team पे अपलोडेड है। सभी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मैंने सब तुम्हें भेज दी है। उम्मीद करता हूं कि तुम 10-15 दिन बाद जब हम लिमिट शुरू करेंगे, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स, तो क्या तुम्हें भी मैं मान लूं कि तुमने लिमिट पढ़ लिया है आफ्टर 10 to 15 डेज? ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूं? न्यू स्टूडेंट से पूछ रहा हूं कि तुम्हें Yes, लिमिट sir. डेरिवेटिव आता है। Yes. मैं Yes, ऐसा sir. मान लूंगा क्योंकि जो Yes, भी sir. मैंने पिछले साल पढ़ाया वो मैंने तुम्हें सब दे दिया है। अब तुम थोड़ा सा बेटा टाइम निकाल के कर लो। मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं 11th पूरा नहीं पढ़ा सकता बेटा, मेरे पास थोड़ा टाइम बाउंडेशन है। रिवीजन कर सकते, देखो जहां जहां भी मुझे लगता है मैं 11th की वो चीज बता देता हूँ तुम्हें, बट सब कुछ नहीं बता सकता। पूरे साल भर की चीज 11वीं की मैं एक साल में कैसे पढ़ा सकता हूँ कि जब 12th भी पूरा हो? तुम खुद लॉजिकली भी सोच के देखो। बट हाँ, खास खास चीजें या जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ अपने लेवल पे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। रिवीजन के वक्त भी अपन वापस से गो थ्रू करेंगे। मेरे ख्याल से हो गया है टाइम। सर हाँ सर बोलो। 2 मिनट। -16 33 -41 -21 72 -90 25 -65 मैंने सुना नहीं सही ढंग है से, पर सर, बाकियों से देख लो, वही आ रहा था। वही आ रहा है। यस तो जिसका आ गया वो मुझे लगता है आज के बाद मल्टीप्लिकेशन तो एटलीस्ट गलत नहीं करेगा, और उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। जिसकी अभी भी गलतियां हो रही है बेटा, यू हैव टू, जैसा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में तुम गलती करते थे वैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तुम गलती कर सकते हो। पर डिटर्मिनेंट में तो फिर भी थोड़ी गलती हो जाती थी, इसमें तो शायद इतनी नहीं पॉसिबिलिटी बनती है। पर पता नहीं, तुम्हें बचपन से प्लस माइनस से बहुत डर लगता है, फोबिया होता है बच्चों को माइनस साइन देख के, बाप रे कैलकुलेशन गलती हो जाएगी। ऐसी फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये दो चीज बच्चा 4th-5th क्लास से पढ़ता आता है, बट क्या पता गलती आज तक होती रहती है। उस समय शायद टीचर ने टोका नहीं था तुम्हें, उस समय अगर टीचर टोक के तुम्हें ये कैलकुलेशन सिखा देता तो आज तुम्हें बहुत फायदा मिलता। सच में कैलकुलेशन करेक्ट और जल्दी इज द की फैक्टर टू अटेम्प्ट द पेपर इन द एप्रोप्रिएट टाइम, वरना पेपर भी छूटते फिर तुम्हारे। देखो इधर पहला रो, इधर का पहला कॉलम, तो 1 into 1 3 into 5 -4 into 8 32। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब A11 A12 नहीं लिखूंगा, ये भी 3x3 है, ये भी 3x3 है, तो ये भी 3x3। हर एक पोजीशन को देख के तुम निकाल सकते हो। दूसरा 1 into 3 प्लस 3 into 6 प्लस -4 into -3। अरे यार जगह कम पड़ गई। नेक्स्ट पे आते हैं, 1 into -4 प्लस 3 into -7 प्लस -4 into 4, ये हो गया। ऐसे ही कराना तुमने भी। Yes, sir. यही. Yes, sir. यस तो दूसरा करते हैं अब, A21 वाली पोजीशन है। A21 मतलब सेकंड रो लो, दूसरे की फर्स्ट कॉलम, रो बाय कॉलम। 5 into 1 5, अब मैं यार थोड़ा जल्दी करता हूँ, मुझे बोरिंग लग रहा है। 6 into 5 30, -7 into 8 इट्स -56, ये हो गया। चलो A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 into 5 6 into 6 प्लस 21। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, -20 -42 प्लस -28। अरे आज शिंदे की आवाज नहीं आ रही है क्या? शिंदे कहाँ पर हो कि नहीं शिंदे? आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शिंदे की आवाज नहीं आ रही, शायद शिंदे है नहीं। क्यों आदित्य शिंदे, आर यू देयर? दिख रहा है क्या आदित्य शिंदे? 8 into 1 नहीं सर, -15 प्लस 32। वही मैं सोचू अभी तक उसने कुछ पूछा नहीं, कहाँ गया ये शिंदे? मैसेज भी नहीं आया उसका। 8 into 3 -18 -12। मैंने बोला था केमिस्ट्री नहीं होगी अभी कुछ दिन, बाकी तो होंगे। -32 प्लस 21 प्लस 16। हाँ, जो कल बच्चे नहीं थे उनको मैं बता देता हूँ कि अभी ये वीक में ना एक्चुअली विपुल सर के ब्रदर, कजिन ब्रदर है पर साथ में ही रहते थे शायद, उनकी डेथ हो गई है। उनका जयपुर में शायद ट्रीटमेंट चल रहा था, वो भी जयपुर में ही थे, इसलिए बीच में भी थोड़ी क्लासेस शिफ्ट हुई थी सर की। उनकी डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, इस कारण अभी कुछ दिन सर ने बोला है कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, जो भी रिचुअल्स एंड ऑल जो भी कुछ होता है।
तो उसके बाद सर कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा टाइम टेबल भी नेक्स्ट वीक का मैं मतलब थोड़ा अलग बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बाकी क्लासेस भी सब देखनी पड़ेगी फिर। तो मुझे ऐसा बताओ, मंडे को इवनिंग बैच को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इवनिंग बैच हो जाएगी अपनी 2 to 3:30, 3:45 to 5 या 5:15 मान लो। ये टाइम स्लॉट में इवनिंग का तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिजिक्स मैथ्स? नो No, सर। नो सर। नो सर। जो मॉर्निंग वाले हैं वो जरा ध्यान से सुनना बेटा, मॉर्निंग में क्योंकि फिर थोड़ा सा हमारा शेड्यूल वो हो रहा है। मंडे को तुम्हारी बैचेस का टाइमिंग रहेगा 12 क्या होता है तुम्हारा टाइमिंग इन जनरल मॉर्निंग बैच का, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो। 10:30 to 12 ऐसे होता ना पहला, और फिर 12:15 से 1:30, तो 12:15 से 1:30, 12:15 से 1:30 एंड 2 to 3:30 ये टाइमिंग रहेगा। तो सब फिजिबल है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है मंडे को ये टाइमिंग अगर अपन रखेंगे तो? ठीक है, बीच में आराम से तुम्हारे पास 1:30 to 2 का लंच ब्रेक भी, आराम से लंच वगैरह करो, रिवीजन करना है वो करो, फिर 2 to 3:30 में अपन रेज्यूम कर लेंगे। ट्यूसडे को 2 to 5:15 ही रखे तो चलेगा। मॉर्निंग बैच वालों से पूछ रहा हूँ, हीत जोशी यस सर। दिक्कत है ट्यूसडे को? नो सर। अरे जोर से बोलो यार, तुम ऐसी चीजें बहुत धीरे से बोलते हो, फिर फोन आता है तुम्हारा अलग से। हाँ कॉन्फिडेंटली बोलो जैसे मैं पढ़ाता हूँ क्लास में। थर्सडे को भी 2 to 15, फ्राइडे को 12:15 to 3:30 वाला स्लॉट ले लेंगे, और फिर सैटरडे को 2 to 15, मतलब ये टाइमिंग चल जाएगा ना? किसी को मैं टाइम टेबल में लिख दूंगा, मैं सर बस फ्राइडे को मतलब इवनिंग का भी मॉर्निंग कर देना। अरे नहीं बेटा, इवनिंग बैच वालों का तो यही फिक्स है, तुम टेंशन मत लो। मैं बस मॉर्निंग बैच से बात कर रहा हूँ, तुम्हें कोई टेंशन लेना ही नहीं है, इवनिंग तो इवनिंग ही होगा। मॉर्निंग वाले में अगर ये मैं करता हूँ तो उनको कोई बेटा दिक्कत तो नहीं है? मॉर्निंग बैच वालों को बताओ एक बार। हेत, सृष्टि, तन्वी और कौन बच्चे हैं, दोना, और जितने भी बच्चे मतलब मॉर्निंग बैच में, आयुष और अर्जुन, चल जाएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? टाइम टेबल में भेज दूंगा तुम्हें। यस ठीक है? हेत, यस सर। हेत जोशी। सर हीत है। अरे यार बहुत कंफ्यूजन है। तो हेत भी है ना कोई अपने पास? हेत शुक्ला है शायद, हेत शुक्ला तो है शायद। क्यों हेत शुक्ला? हेत शुक्ला है कि नहीं? हेत शुक्ला नहीं, हेत शुक्ला है ही नहीं अभी। ओके, आज बच्चे थोड़े कम दिख रहे हैं। हाँ, हीत जोशी, हीत जोशी क्लियर है ना? मतलब क्लियर क्या, सॉरी, दिक्कत तो नहीं है ना हीत जोशी? नो सर। ओके, बाकी और भी जितने भी बच्चे हैं सब मतलब आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आज के नोट्स कौन भेजेगा जरा वो भी देख लेते हैं। हाँ आर्यांश, थम्स अप मिल गया तुम्हारा। हाँ तुम ऐसे थम्स अप करके भी दिखा सकते हो। यस, वो पहले बहुत चलता था। कौन करता था? क्यों आयुष जोशी, कौन थम्स अप सर दिखाता ये था? क्यों ही तुमने बंद कर दिया थम्स अप दिखाना, क्लैपिंग करना? सर करता हूँ सर। अच्छा, वो मैं एक्चुअली सबसे ज्यादा देख मैं नहीं ही करता पाता हूँ। हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा तुम ही करते हो, पर वो मुझे नहीं दिखता शायद, क्या पता नहीं। ये देखो अहद का भी आया। स्क्रीन शेयर की। हाँ, वो स्क्रीन शेयरिंग के कारण नहीं दिखता है। चलो आज के नोट्स मुझे भेजेंगे अतुल्य और अंकित दोनों, ठीक है? ओके सर। अंकित को भी बोल दो, अंकित का ओके सर बोलो आप। मतलब सर अंकित दो है अरे सर। अरे कुमार ओके, अंकित कुमार। यस सर। ये पहले किसकी आवाज थी? अतुल्य की थी? ना सर, मेरी थी। अरे तो अंकित का, अंकित को भी बोलने का मौका दो। सर मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा तुम अंकित बोल रहे हो तो अतुल्य। यस सर। हाँ, तो तुम एक साथ पढ़ते कैसे हो? मतलब अलग अलग हेडफोन लगाते हो, कैसे करते हो तुम? नहीं नहीं सर, हेडफोन नहीं लगा रहता, स्पीकर है हमारे पास। ओह वो वाह, रूम बंद कर लेते हैं।
तो क्लासरूम समझ जाता है। पर मेरी आवाज से तो पक्का डिस्टरबेंस होता होगा फैमिली मेंबर्स को। नहीं सर, रूम बंद कर लेते हैं ना। नहीं, मेरी आवाज से मुझे ऐसा लगता है। और कोई पढ़ता है ऐसे स्पीकर पे? कोई पढ़ता है नहीं स्पीकर सर, पे? मेरी दीदी नॉस्टैल्जिया लेती है आपके आवाज से, और मम्मी को भी याद है। ओ हाँ, दीदी तो तुम्हारी पढ़ी हुई है मुझसे, तो उनको भी पुरानी चीजें याद आती रहती होगी। यस सर। थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है मैंने अपने पढ़ाने में भी, थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। यस सर। पहले के बच्चे पता क्या होता था अतुल्य, वो पढ़ लेते थे, उनको जैसा बोलो ना ऑफलाइन क्लास में वो कर लेते थे, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ता था। सच बता रहा हूँ मैं, पूछना उससे, सृष्टि से। पर यस अब सर। साले बच्चे थोड़े निठल्ले हो गए, ऑफलाइन में लेजी हो गए, उनसे काम करवाना पड़ता है टीचर को। ऐसा है। सर हाँ बोलो ही, जल्दी बोलो। सर अभी कोई भी चांस है ऑफलाइन का? क्या बोल रहे हो? ऑफलाइन का सर कोई भी चांस है अभी? बेटा, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है जल्द ही, उनसे मैं स्टेटस लेने वाला हूँ हित कि क्या स्टेटस है कोविड का, क्या बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या कैजुअलिटी फैटेलिटी कम होगी, कैसी होगी। वैसे ही मुझे अपडेट मिलता है पीएम की मीटिंग के बाद, मैं तुम्हें पक्का बता दूंगा हित। ठीक है हित? यस सर। बेटा हित, तुम समझो बात को, हम ऑफलाइन कराने में कोई दिक्कत नहीं, हमें तो हो गया है, हम तो जा रहे थे सेंटर पे, तुम्हें पता है हम सबको कोविड हो गया हमें सेंटर पे जाते हुए, तो हम तो चलो हो गए। बच्चों पे अभी भी एक डर बना हुआ है। अभी जो मैंने तुम्हें विपुल सर का भी बताया, उनके ब्रदर की डेथ हो गई, अब तुम समझ रहे हो, इसको थोड़ा सीरियसली लो बेटा। हम कोई नहीं चाहते कि ऑनलाइन पढ़ो, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। जो मजा हमें ऑफलाइन में आता है, ऐसे टीचर मुझे, मैंने तुम्हें पता है एमएनसी कंपनीज क्यों छोड़ी थी, तुम्हें शायद बताया भी था। सॉफ्टवेयर कंपनी छोड़ के मैं टीचिंग लाइन में आया था, क्योंकि मुझे कंप्यूटर से सख्त नफरत थी। 2 साल 11th-12 में मैंने कंप्यूटर साइंस ना लेते हुए हिंदी लिया, क्योंकि मुझे कंप्यूटर से नफरत थी। फिर भी आज कंप्यूटर के सामने बैठ के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। नाउ यू कैन फील इट हीत जोशी, कि अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा टीचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट अब हम क्या करें। और तुम्हें हमेशा बोला है, पिछली बार भी मैंने तुम्हें कई बार चीजें बताई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही सर्वाइव कर सकता है जो अपने आप में चेंज ला देगा। जो नहीं कर पाएगा अपने आप को चेंज, तुम समझते हो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, इतना तो तुमने 10th तक पढ़ा ही है। हाँ नहीं, प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं तो बस बता रहा हूं जो चेंज आया उसको एक्सेप्ट करो। आई डोंट नो आगे का एजुकेशन सिस्टम क्या होने वाला है, पर यह पक्का है कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है, हमारे पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया है। नाउ टाइम हैज चेंज्ड, लिटरली चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब आगे जाके क्या फिर से पुराना टाइम वापस आएगा, कैसा आएगा, मेरे ख्याल से इस समय तो कोई भी इस बात की अपडेट नहीं दे सकता है। ठीक है हित, वी जस्ट होप सो। मेरे मतलब पीएम के साथ मीटिंग होने वाली है, जैसे ही वो कुछ मुझे अपडेट देंगे मैं तुम्हें दे दूंगा हित। ओके स्माइली आ गई हित के चेहरे पे चलो, तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ। देखो ये पहली बैच ऐसी है जिसको मैंने आज तक किसी के चेहरे ही नहीं देखे। मतलब आवाज कुछ की मैं जानता हूँ, कुछ की या सबकी थोड़ी बहुत जानने लगा हूँ, कभी कभार मुझे डाउट हो जाता है। मतलब इससे तुम समझ रहे हो अपने मतलब ईयर अपने कितने स्ट्रांग होते हैं, तुम देखते हो ईयर से अपन हर किसी को अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन है क्या है। बट ऐसा टीचर, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तुम बोल सकते हो, बहुत कुछ हद तक अपने में वो सब में आ चुका है सेंस ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते। बट थिंग इज दैट कि मतलब तुम समझ सकते हो, आई होप सो चलो फटाफट वैल्यू बताओ, अपन वापस से बैक आते हैं। तो आज का मैंने जो काम दिया है करने को, अंकित कुमार एंड अतुल्य कुमार एंड, अरे यार एक आध दो को और दे देता हूँ ना यार, सिर्फ 2-3 थोड़ी ना काम चलेगा। दक्ष वखारिया, तुम्हारी भी आजकल आवाज नहीं आ रही है 1-2 दिन से, तबीयत ठीक है ना? हाँ सर। ओके ओके, तुम्हें भी नोट्स भेजने आज के। चैतसी पाटिल, यस सर। तुम्हें भी भेजने हैं। एंड धृति श्रीवास्तव, यस सर। तुम्हें भी भेजना है नोट्स। ओके सर। एक आखिरी और ले लेते, जिनाई शाह, तुम्हें भी भेजने आज के नोट्स। और मैत्रिय मिश्रा, बेटा तुमने पिछली बार के नोट्स भेज दिए थे मुझे, पिछली बार के भी शायद तुम्हारे पेंडिंग है। मैत्रिय मिश्रा, यस सर।
बेटा पिछली बार के नोट्स भेज दिए क्या तुमने मुझे? हाँ सर, मैंने आपको मेल कर दिया पीडीएफ। अच्छा मेल करा, बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना। वो मेरा ठीक है एक्चुअली सर। अभी अभी एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेल मेरा फुल हो गया है। ओके जितने सर, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप कर डेटा है दूंगा फिर। मैं डिलीट कर रहा हूँ, पर वो जितना डिलीट करो वो क्या पता फुल ही बताते जा रहा है। वो क्या पता क्या हो गया मैं मेल में, मुझे अलग अलग प्रॉब्लमें होती रहती है टेक्नोलॉजी में। नया मेल आईडी बना लो सर। वही अब वही करना पड़ेगा मुझे। तो स्टोरेज खरीद ली। अब खरीदूंगा नहीं मैं, वाह सब कुछ खरीदते ही रहूंगा क्या? फॉर्मेट ही कर दो। सभी मेल्स हटा भी नहीं ब्रोनिल सकता। आपको गिफ्ट देगा। क्या क्या? ब्रोनिल आपको गिफ्ट देगा। मुझे समझ नहीं आया, मतलब क्या बोला तुमने दर्पण? वो बोल रहे सुब्रोनील आपको गिफ्ट देगा। ओ सुब्रनिल मुझे गिफ्ट कर रहे हो तुम? वाह हाँ, स्टोरेज खरीद के दे रहे हैं सर। अरे वाह, क्यों सुब्रनिल सच में? क्या पता था, मुझे खुद नहीं पता, पिकअप कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, चलो बहुत हो गए बातें, अब अपन कंटिन्यू करते हैं। यही आंसर आ रहा है कि नहीं एक बार कंफर्म कर लो कैलकुलेशन करने के बाद। हाँ सर, यही आ रही है। यस सर, वही आ रहा है। चलो वेरी गुड। अब अपन कंटिन्यू करते हैं, थोड़े बहुत और टाइप के मैट्रिक्स हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बारी आती है अब मैट्रिक्स की। आई डेम कौन सा नंबर चल रहा था किस, अरे यार अब कौन सा नंबर था? टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखो ना, कोई नोट्स पूरे जिसके प्रॉपर है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कितने पढ़ा दिए थे? हाँ 13 सर चल। 13 कंप्लीट हो गई। ओके 14 तो से स्टार्ट 14 कर। पे आते हैं अब अपन। आई डेम्पोटेंट, तुम्हें थोड़ी हंसी आ सकती है पर अब जो नाम है वो नाम है आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स। शायद हो सकता है कि ये मैट्रिक्स के नाम तुम्हें एनसीईआरटी में ना दिखे, बट एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना, स्कूल का टीचर पूछ सकता है। आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है ऐसे मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर करो तब भी सेम निकल के आ जाए। वाओ, ऐसे भी मैट्रिक्स होते हैं? हाँ बेटा होते हैं। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर करके क्या आ जाए वापस, मैट्रिक्स इटसेल्फ हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल तो तुम्हें पता ही है, आई स्क्वायर भी तो बेटा आई होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बट और भी होते हैं, मेरे पास अभी है नहीं एग्जांपल, बट तुम चेक कर सकते हो ना एग्जाम में कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है कि नहीं। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर आ जाए। ठीक है, एक और चीज, अपन ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0 करके भी तो लिख सकते हैं इसको। इसमें से ए बाहर भी निकाल सकता हूं मैं। ए बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे 1 छोड़ूंगा कि आए, मैंने शो में बताया था थोड़ी देर पहले, आए रखना पड़ेगा। ए माइनस 1 नहीं लिख सकते, ये अगर तुम स्कूल एग्जाम में कर दोगे ना गलती, टीचर को कभी कभी गुस्सा आता है, स्पेशली गुजरात बोर्ड के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, उनका दिमाग खराब हो जाता है। ये बच्चे को इतना भी नहीं पता मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा है एक नंबर के साथ, इसलिए आई लिखना मत भूलना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे तो। चलो ये लिख लिया, ये इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये एक और चीज मुझे मिल रही है, बस ये लिख, ये हो गया। उसके बाद मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं, डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, एक तो ये इसी में रख देते, चलो टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ ऑफ द साइड। हाँ, ये स्क्वायर कर दिया और इधर डिटर्मिनेंट कर दिया, ऐसा लिख सकता हूँ? यस। ये हो गया। तो अब मुझे बताओ, एक तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया ना दोनों तरफ, पावर तो अंदर बाहर हो जाती है। अब तो ये वैल्यू है, डिटर्मिनेंट एक स्केलर के इक्विवेलेंट होता है, याद रखना। क्या ये स्केलर के इक्विवेलेंट होता है? ये भी क्योंकि एक वैल्यू होता है। तो अगर मैं किसी लैम्बडा को स्केलर बोलता हूँ तो डिटर्मिनेंट ए को भी स्केलर बोल सकता हूँ ना? जवाब दो। यस ठीक है, डिटर्मिनेंट ए को बाहर निकालो, तो ये आया। और डिटर्मिनेंट ए या तो 0 होगा या डिटर्मिनेंट ए, एक सेकंड, डिटर्मिनेंट है तो इसको तो 1 लिखेंगे ना, फिर वैल्यू है। यस सर। 1 लिखेंगे या 1 होगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं एक प्रॉपर्टी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 0 होता है या तो 1, दोनों नहीं हो सकता, कोई एक ही होगा ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट। ऐसा बोल सकता हूँ कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 या 1 होता है। यस सर। और 1 दोनों नहीं हो सकते साथ में, या तो 0 या तो 1। अगर 0 हो गया तो क्या उसको अपन वो बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो, याद आ रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स।
यस सर। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से तो बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ अब तुम कुछ बोल रहे थे शायद, ऑर्डर या कुछ स्क्वायर एंड ऑल बोल रहे थे। जरा मुझे बेटा बताओ, अगर एक 2x3 है, ठीक है, क्या उसका स्क्वायर कर सकता हूँ, उसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तुमने एक सवाल पूछा तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ साहिल, क्या अपन 2x3 को 2x3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम मैट्रिक्स को? नो जवाब दो साहिल, कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इन दोनों को तुम्हें बराबर ही रखना पड़ेगा, और अगर इन दोनों को बराबर रखोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर करा जा सकता है ना? यस तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी ना? यस स्क्वायर हमेशा हम किस में कर सकते हैं, किस टाइप के मैट्रिक्स में कर सकते हैं? स्क्वायरिंग स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कर सकते हैं। बेटा तुम्हें अपने आप लॉजिक मिल जाएगा बेटा साहिल, तुम्हें कभी डाउट ही नहीं आएगा। ठीक है, तुमने जैसे ही बोला मुझे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। चलो खैर, ये अपने पास एक प्रॉपर्टी हो गई आइडेम्पोटेंट की, भूलना मत। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा मुझे बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पॉइंट है, मेंस एडवांस दुनिया की कोई भी एग्जाम ले लो, आईआईटी ने तो बहुत बार पूछा है इसके ऊपर, 2-3 साल में लगातार पूछा था। मुद्दे की बात ये है, ये जीरो का मतलब क्या होता है? इक्वल टू जीरो, क्या ये जीरो वैल्यू है? सोच के बताओ, क्या ये जीरो वैल्यू है? नहीं, ये इधर मैट्रिक्स है तो ये जीरो वैल्यू होगी क्या? ये नल मैट्रिक्स होगा बेटा। क्या होगा ये? नल मैट्रिक्स। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ये जीरो वैल्यू? क्या मैट्रिक्स एक वैल्यू के बराबर होता है क्या बेटा? जब अपन ने ऐसा लिखा था इसको, फ्रॉम 1, बोलो क्या जीरो वैल्यू होगी क्या? खुद ही लॉजिकली सोच के बताओ। नहीं होगी। ये तो तुम्हें क्लियर हो गया। अब मुद्दे की बात ये है, मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, देखते तुम्हारा क्या दिमाग कहता है। ये आईआईटी ने बहुत बार पूछा है, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स बन जाता है तो इससे तुम क्या क्या चीजें जस्टिफाई कर सकते हो? नाउ बताओ, अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो इससे तुम क्या क्या प्रेडिक्ट करोगे? दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स बन जाए, ये नल मैट्रिक्स है। हाँ सोच के बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ, क्या लगता है? दोनों मैट्रिक्स को जीरो होना जरूरी है? दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो कब आ सकता है? मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? नल मैट्रिक्स कब होगा? जब कोई एक जीरो, दोनों जीरो पहला। टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स कब बनेगा? मिनिमम एक तो जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, ऐसा बोला शायद तो किसी होना ने। ही चाहिए, दूसरा एक होना तो तो जीरो पड़ेगा। नहीं अच्छा। सर, नहीं सर, चलो। कोई भी हो सकता है। अच्छा कोई भी हो सकता है मतलब? हाँ मतलब वही एनीवन, सर एनीवन। अगर दोनों जीरो नहीं हुआ तो पॉसिबल भी हो हो सकता है। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा जिसने बोला ये दोनों जीरो नहीं होगा तो भी हो सकता है? दृष्टि। देखो इधर, गुड। ये एग्जांपल दिया है हमारे मॉड्यूल में भी शायद, मॉड्यूल क्या शायद एनसीईआरटी में भी, ध्यान से देखना इधर, शायद एनसीईआरटी में दिया है, आरडी में तो दिया है। 1 0 -1 और 0, मैंने एक एग्जांपल लिया। क्या इन दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स है? पहले तो मुझे ये बताओ, कोई भी नल मैट्रिक्स दिख रहा है जिसके सब एलिमेंट जीरो है? दिख रहा है क्या बेटा? नो सर। नहीं दिख रहा है। जरा मुझे ए बी की वैल्यू निकाल के बताओ मल्टीप्लाई करके। 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो ये भी 2x2 बनेगा। कोशिश करो, रो बाय कॉलम करो। 1 -1 अंडा, 0 0 अंडा, अंडा अंडा। ओ ये तो कुछ नई चीज समझ में आ रही है सर हमें। मतलब दो नल नॉन नल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी नल मैट्रिक्स हो सकता है। मिला कि नहीं मिला बेटा एग्जांपल इस क्लेम को ट्रू करने के लिए? कई चीजें ना एग्जांपल से मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज बनती है। जैसे हमने क्लेम करा, किसी ने ऐसा बोला कि तुम नहीं बोला जैसे कि एक को तो एटलीस्ट होना पड़ेगा नल मैट्रिक्स। बेटा इस एग्जांपल के बाद तुम्हारा क्या कहना है? सोचो तुम्हारा क्या कहना है? बोलो। Not necessary. Not necessarily. Therefore, if AB equals to zero मैट्रिक्स दिया, जीरो मैट्रिक्स, जीरो वैल्यू कभी मत समझना, मैं बार बार ये वर्ड बोलूंगा, यही बच्चे गलती करते हैं, और बोलोगे गलत तो होगा भी गलत। अब से तुम जीरो बोलना ही मत, AB equal to zero मैट्रिक्स बोलना।
तो कभी लिखोगे भी गलत नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, बोलना सही सीखो तो कभी सिली मिस्टेक नहीं होगी। इफ ए बी इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली मतलब अगर एक 0 हो गया तो फिर तो पक्का ही 0 होना है, मल्टीप्लिकेशन होगा ना। अगर एक को 0 कर दो तो ए में या बी को, ठीक है। जब दोनों नहीं हो तब मैं बता रहा हूँ नॉट नेसेसरीली। अरे यार नेसेसरी की स्पेलिंग बोलो ना, भूल गया मैं। नॉट NECESSARY नेसेसरी, हाँ नॉट नेसेसरीली anyone to be zero मैट्रिक्स। किसी का माइक ऑन है शायद, ऐसा लग रहा है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था। चलो ये याद रख लोगे। अगर ये स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क में कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो क्या 0 मैट्रिक्स किसी एक को होना पड़ेगा, तुम क्या बोलोगे? एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक। तो बताओ क्या बोलोगे, कैसे रिप्लाई करोगे सब्जेक्टिव में? नो नॉट नेसेसरी। एग्जांपल दे दे। ये एग्जांपल ऐसे 3x3 के भी होते हैं बेटा, पर मेरे दिमाग में अभी 2x2 आसान लगा बनाना तो मैंने ये बना लिया, ठीक है। मुझे याद नहीं रहती एक्चुअली चीजें, ये तो मैंने ओरली बना लिया दिमाग में रखते हुए मल्टीप्लिकेशन। तो तुम भी ये लिख दोगे ना, 2x2 से भी जस्टिफाई हो गया। बोलो एग्जांपल याद रख लोगे ना बोर्ड एग्जाम के लिए? सबसे पूछ रहा हूँ। यस सर। चलो वेरी गुड, ऐसा बोला करो एकदम जोर से, यस सर। चलो बढ़ते हैं अब अपन आगे। 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स अगर है तो नॉट नेसेसरीली, ये तुम्हें पता है। बट अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं, अगर इसी चीज का मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेता हूं, तो तुम्हें क्या मिलेगा? अलग अलग हो जाता है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में तो, और नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 0 ही होता है। डिटर्मिनेंट के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? डिटर्मिनेंट तो वैल्यू है, एनी वन 0 तो भी वैल्यू 0 होगी। इस बात से एग्री करते हो? यस यस सर। क्योंकि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, स्केलर होता है। तो डिटर्मिनेंट में तो एनी वन टू बी 0 जो तुम सोच रहे थे, पर बेटा मैट्रिक्स और वैल्यू में कुछ तो फर्क होगा, ऑब्वियसली होगा। कब से पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। ये पॉइंट लिख लिया और नीचे ये भी लिख लिया। यहां तक किसी को जरा सा भी डाउट होना तो बेटा पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम, और मैंने बहुत इजी वे में समझाया एग्जांपल देके। फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, वरना आगे बढ़े। ये जगह क्यों छोड़िए बीच में, तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा वर्थफुल चीज पढ़ रहे हैं अपन, और फिर इसके बाद भी तुम वो चीज यहाँ पे आया ना, एक्चुअली ये 2 मैट्रिक्स है अलग अलग, सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 आया, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्चुअली ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब अपन पढ़ते हैं आगे, ध्यान से समझना सब। अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो कौन कौन से केसेस अराइज होंगे, अब उस पे आते हैं। पहला केस, ईदर ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मैं 0 नहीं लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, और बी क्या हो सकता है? कैन बी एनीथिंग। बोलो एक केस ये भी हो सकता है ना 0 होने के लिए, बोलो। यस चलो यस सर। ध्यान से समझते जाना। इधर बी मेरा नल मैट्रिक्स हो, तीसरा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, तो ए कुछ भी हो सकता है ना, कैन बी एनीथिंग, सेम ऑर्डर का होगा, मतलब अब वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, बस वो याद रखना। कैन बी एनीथिंग, यस और नो? यस सर। और अगर अपन डिटर्मिनेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो याद रखना वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अरे ये समझ आ रहा है? हाँ सर। वो भी याद रखना, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात होगी, फिर वो बाय डिफॉल्ट मान लेना। और थर्ड कौन सा केस पॉसिबल है जरा बताओ? बोथ। कॉमा बी, बोथ नॉन नल मैट्रिक्स, ऐसा लिख सकता हूं नॉन नल मैट्रिक्स, अगर तुम्हें समझ आ जाए तो। नॉन नल मतलब a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। याद रखना डिटर्मिनेंट साइन नहीं लगाई है मैंने, मैट्रिक्स है बस वो, ऐसा बोल सकता हूं। थर्ड केस तब भी 0 मिल सकता है। यस सर। अब ध्यान से सुनना, इन तीनों केस में डिटर्मिनेंट के बारे में तुम क्या कह सकते हो? अगर a नल मैट्रिक्स होगा, ध्यान से समझना सब, तो डिटर्मिनेंट है तो पक्का 0 होगा, होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। पर b के बारे में तो दोनों ऑप्शन है, कैन बी एनीथिंग। तो अगर तुमने ऐसा मैट्रिक्स लिया जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो नॉट इक्वल टू 0, है तो 0। अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो 0 मैट्रिक्स ही मिलेगा, यस और नो? यस यस सर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सेम डिटर्मिनेंट, ओ कलर बदलते हैं,
डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 0। इधर बताओ, डिटर्मिनेंट ए कैन बी एनीथिंग, 0 और नॉट इक्वल टू 0। इस बात से एग्री करते हो? यस सर। वेरी गुड। आते हैं अब थर्ड पे। इसमें ही तो एक कहानी में ट्विस्ट है। अगर दोनों नल नल मैट्रिक्स हो तो उनके डिटरमिनेंट के बारे में क्या पॉइंट आएंगे? तो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नहीं, यही बात है जो किताबों में नहीं दिया रहता है। तुम कोई भी एग्जांपल, ये एग्जांपल से जस्टिफिकेशन तुम्हें मिलेगा। यहाँ भी देखो, मैंने तुम्हें सामने ऐसे दो एग्जांपल रखे जो नॉन नल है, पर दोनों का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों का डिटरमिनेंट निकालो, 0 ही आएगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसे तो आपने ये एग्जांपल ही ऐसा सेट करा है। नहीं बेटा, तुम दुनिया का कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, तुम कभी भी ऐसा एग्जांपल नहीं ले पाओगे दोनों नॉन नल लेते हुए, नल बनाते हुए, और दोनों का डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आईआईटी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, एंड आज तक मेंस ने भी पूछ लिए, पर आज तक ये थ्योरी किसी भी बुक ने दी नहीं है कि अगर दोनों नॉन नल होंगे तो दोनों का डिटरमिनेंट 0 होगा। ये कंफर्म है। तुम्हें लगता है एटलीस्ट लॉजिकली, बट बेटा ऐसा कोई एग्जांपल सेट नहीं हो पाता है, इस कारण मैंने ये थ्योरी बनाई है। क्या इस बात से तुम एग्री करते हो? अगर तुम्हें मुझे मेरे स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना है तो तुम ओपन हो, इंटरनेट तुम्हारे सामने है, पूरा वर्ल्ड तुम्हारे सामने है, तुम जो सर्च करके मुझे कोई एक ऐसा एग्जांपल बता देना जहां दो नॉन नल मैट्रिक्स हो पर इक्वल टू नल मैट्रिक्स मिले। n क्रॉस n का भी बना सकते हो तुम, बस डिटरमिनेंट उसका नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, किसी भी एक का भी। तो मैं ये अपना स्टेटमेंट जो पिछले 3 साल से लिखवा रहा हूं, मैं बोल दूंगा कि आई एम रॉन्ग। ठीक है, तुम्हें खुला ओपन चैलेंज दिया सब बच्चों को, तुम्हें नेट यूज करना है, तुम्हें जो यूज करना है तुम देखो, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे ना उनमें तुम दोनों का डिटरमिनेंट निकाल के देखना। कर लोगे ये तुम खुद? सर वो स्टेटमेंट एक बार वापस रिपीट कर सकते हो? इधर A इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, देखो दोनों में से अगर एक नल मैट्रिक्स हो गया तो पक्का ही 0 मिलेगा। ठीक है, अब नल मैट्रिक्स का तो डिटरमिनेंट 0 ही होगा ऑब्वियसली, पर दूसरे का जरूरी नहीं है डिटरमिनेंट 0 हो। दूसरा सेम वाइस वर्सा हो गया। तीसरा, अगर दोनों नॉन नल मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से, दोनों नॉन नल मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स बन के आ रहा है तो गारंटीड दोनों का ही डिटरमिनेंट क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। ये याद रखना। मतलब अगर तुम्हें ऐसा बोला जाए therefore if a b equal to 0 and a and b नॉन नल मैट्रिक्स, ये लिख के तुम्हें दे दिया जाए कि दोनों नॉन नल है। देखो अगर कोई नल मैट्रिक्स हो गया तो फिर तो किसी एक का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। पर अगर ऐसा दे दिया कि दोनों नॉन नल मैट्रिक्स है तो जरा बताओ इसके बाद तुम क्या एक लाइन जस्टिफाई कर सकते हो, मतलब बोल सकते हो गारंटीड therefore डिटरमिनेंट 0 बीच में और आएगा कि एंड? और आएगा कि एंड? एंड आएगा। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन थोड़े समय बाद आईआईटी के पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें कहीं भी थ्योरी नहीं मिलेगी इसके, आई डोंट नो क्यों नहीं देते हैं। तुम याद रख लोगे? यस सर। सभी बच्चे याद रख लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, दोनों का डिटरमिनेंट 0 होना मैंडेटरी है, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कैन वी प्रोसीड? तो मतलब अगर ये दोनों 0 है तो मतलब कोई भी इसमें से इन्वर्टिबल हो सकता है क्या? फिर इस केस में कोई भी इन्वर्टिबल हो सकता है, इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है किसी का भी, या नॉन सिंगुलर हो सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उनमें तो डिटरमिनेंट 0 होता है, नहीं होता है मतलब। ठीक है, ये याद रखना है। स्टार मार्क कर दूं? याद रख लोगे? मेनली ये याद नहीं रखना, ये याद रखना। 3 केस अराइज होते हैं हमेशा, तीसरा केस मत याद रखना। क्वेश्चन तीसरे पे ज्यादा आते हैं पर जरूरी नहीं है, दूसरे पे भी बन सकता है, पहले पे भी बन सकता है। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट चीज आज तुमने पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम इसकी इंपॉर्टेंट शायद आज नहीं समझो, शायद थोड़े समय बाद तुम जब समझोगे, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि क्या होता है, सॉल्यूशन वाले तो लिख देते हैं, बच्चों को सॉल्यूशन समझ में ही नहीं आते कई बार इसके, शायद अब आ जाएंगे। तुम तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना। क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? आई होप तुम नहीं बोलोगे। क्वेश्चन जरूर करेंगे इस पे, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। कोई भी चीज मैंने पढ़ाई है वो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता लाइफ में। ठीक है, तो हमने टोटल 14 देख चुके थे, तो अब अपन 15वें पे आते हैं।
और अब नेक्स्ट, हाँ बेटा बोलो। सर आपने लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये मैट्रिक्स के मतलब टाइप ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी के ऊपर आप एक क्वेश्चन देंगे जिसमें अरे पीएनसी। हाँ, किसी ने मुझसे मांगा ही नहीं, मैसेज ही नहीं करा, याद ही नहीं दिलाया। आज मुझे याद दिला देना, मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ओके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फालतू में 5-10 मिनट वेस्ट होंगे, तो मैं आज ग्रुप में भेज दूंगा। मुझे याद दिला दिया करो बेटा, मैं बोलता बहुत बार हूँ, पर इतनी क्लासेस में 24 घंटे में से मेरे 10 घंटे 8 घंटे तो बेटा क्लास में जाते हैं, गला दुख जाता है, तो मैं भूल जाता हूँ किस बैच को क्या बोला है। तुम बस मुझे याद दिलाते रहना, दिला दिया करो मतलब, क्योंकि अभी पता कितनी सारी बैचेस चल रही, तुम्हें पता है अभी जेई मेन की भी बैच चल रही है हमारी, एडवांस वाले भी बच्चे अलग चल रहे हैं, एक तुम्हारी बैच अलग चल रही है, मॉर्निंग बैच अलग चल जाती है, एक 11th में बैच अलग चल रही है, और अभी एक और 11th में स्टार्ट हो रही है जून बैच। इतनी सारी बैचेस में हम कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए तो मैं तुमसे जनरली पूछता हूँ कि बेटा पिछली क्लास में क्या पढ़ा। माइंड को वापस से वो करना पड़ता है ना, फंक्शनिंग। तुमने कभी वो देखा है, कोई मशीन ऐसी देखी जिसको थोड़ा सा खींचते फिर चालू होती धीरे से, मतलब पहले तुम्हें कुछ ऐसा कुछ खींचना पड़ता है मशीन में। यस सर। क्या तुमने बचपन के वो देखे, बचपन में को नहीं पता, मतलब मैंने देखे अपने, जब व्हेन आई वाज अ किड, टेम्पो चलते थे, टेम्पो में पता है वो चालू कैसे करते थे, ऐसा यूं खींचते थे पट्टे से, रस्सी से खींचते। हाँ मतलब पता नहीं, ट्रैक्टर भी वैसे अभी भी, आजकल का मुझे पता नहीं, आजकल तो सब ऑटोमेटिक हो गया है, पर उस समय पे ये चलता था। तो ये अपना ब्रेन भी ऐसा ही है, वो जो रस्सी से खींचते हैं ना, वही हम भी स्टार्ट में, जब मैं तुमसे पूछता ना बेटा क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, मेरे माइंड को रिकॉल करना है कि अब मुझे 12th की क्लास को पढ़ाना है। यही मैं तुम्हें भी कहता हूँ बेटा, क्लास हमेशा ना, क्लास शुरू होने से पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आया करो, 10-15 मिनट लगते रिवाइज होने में, तो उससे क्या होता है, तुम्हारा माइंड एकदम फंक्शनिंग मोड में आ जाता है कि हाँ सर ने ये पढ़ा था, इसके आगे कंटिन्यू होगा, एकदम चेन चलती, चेन रिएक्शन की तरह। ठीक है, इसलिए तुम बस मेरी बात को फॉलो करो। अब दिक्कत क्या है, मैं ये चीज 11 से बोलते आ रहा हूँ बेटा, क्लास के बाद, क्लास शुरू होने से पहले और 3-4 दिन बाद रिवीजन वापस से करा करो पूरा। फॉलो करने वाले कितने लोग हैं वो तुम्हें पता ही होगा। ये लगती बहुत छोटी सी चीज है, कभी कभार ये छोटी सी चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं लाइफ में, और आखिरी में यू नो क्या होता है, फिर अफसोस होता है कि हमने क्यों ध्यान नहीं दिया। शुरू करते हैं एक और टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका स्क्वायर करूं तो आइडेंटिटी बन जाए। ऐसे मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने उसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो मुझे बताओ, आइडेंटिटी खुद तो है ही ना एग्जाम्पल यस ऑब्वियसली है, पर ऐसे और भी एग्जांपल्स होते हैं इनवॉलेंट्री के, ठीक है, जिनका स्क्वायर करो तो आइडेंटिटी बनता है। तुम्हें नेट पे किताबों में मिल जाएगा, मैं बस थ्योरी बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, बनाना पड़ेगा फिर सोच के, वरना ठीक है, ये याद रखना 2x2 हो, 3x3 हो, जो भी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही वैलिड है, स्क्वायर करा है क्योंकि, ये तो तुम खुद भी सोच सकते हो। उसके बाद अब इसके डिटर्मिनेंट की देखते, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लो, पावर अंदर बाहर हो जाती है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1 होता है हमेशा, तो ये डिटर्मिनेंट, ये एक वैल्यू है, याद रखना, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये एक वैल्यू है, और अगर ये वैल्यू है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +-1, स्केलर वैल्यू, ये तो बचपन में करते थे ना ऐसे हैं, ये आ गया। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ईदर -1 और 1, दोनों हो सकता है क्या, ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स के दो डिटर्मिनेंट कैसे हो सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो एक ही आएगी, तो या तो -1 होगा या तो 1, दोनों तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, वॉलेंट्री मैट्रिक्स आर ऑलवेज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, जवाब दो, बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं बेटा, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है ना बेटा, 1 - 1 ही होगा हमेशा, तो नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब इनवॉलेंट्री या नॉन सिंगुलर ही होगा, ये हमने पढ़ा था, ये हो गया, इसमें और तो कुछ इतना खास है नहीं, बस ये टाइप है। एनी डाउट, एनीवन, यू कैन आस्क। नो सर। एक और टाइप देख ले, अभी है थोड़ा बहुत टाइम, 2-5 मिनट है, एक और देख ले, 16th वाला देखते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, शायद ये वाला टाइप आरडी में दिया है,
एनसीईआरटी का मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले एनसीईआरटी देखी थी मैंने, देखना पड़ेगा है कि नहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ, बट ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल वाले पूछते हैं, बहुत सारे स्कूल, डीपीएस हो गया, नवरचना हो गया, न्यू एरा हो गया, वो ये टाइप्स पूछते हैं, याद रखना। ये मत सोचना कि एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं पूछेंगे, वो पूछते हैं क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाते भी है। ओके, इसलिए बता रहा हूँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, ध्यान से देखना। ए, हाँ अरे यार इसमें एक चीज आ जाएगी, चलो मैं इसके नीचे बता दूंगा, एक गड़बड़ हो जाएगी यार। A इंटू ए ट्रांसपोज, ये T का मतलब क्या होता है मैं बताने वाला हूँ थोड़ी सी देर में। या A ट्रांसपोज इंटू ए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा वो होता है, क्या बोलते हैं अपना, कम्यूटेटिव ही होता है, और ये दोनों की वैल्यू I होती है। हाँ बेटा बोलो। सर वो इनवॉलंटरी में बताना रह गया क्या सर, आपने कहा ना कुछ बताना रह गया। ये T ये T बताया नहीं, T का मतलब क्या होता है, ये मैं इसके नीचे बता देता हूँ, ये याद रखना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होते हैं, ए और ए ट्रांसपोज, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए भी क्या होगा, आई ही आएगा, ये कम्यूटेटिव ही होंगे, ये पक्का है। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी बनेगा तो ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आइडेंटिटी बनेगा, मतलब दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये ए ट्रांसपोज क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, टी को कोई कोई किताब वाले ये भी लगा देते ए डैश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बोलो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है ट्रांसपोज, किसी को पता है, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ, किसने पढ़ा है स्कूल में या कहीं पे पढ़ा हो तो, ट्रांसपोज का मतलब। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, बाकी सब भी लिख लो। इंटरचेंज रो कॉलम, इंटरचेंज रो एंड कॉलम, रो कॉलम को स्विच कर दो, सभी रो कॉलम को, ऑल। तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे बोलो, ट्रांसपोज बोलेंगे। जैसे कि ए मान लो ये है ए बी सी डी, चल तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए डैश जरा बताओ, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, डायगोनल में तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। समझ आया? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ये होता है। क्या मैट्रिक्स बदल गया? इन जनरल तो दोनों मैट्रिक्स बदल गए ना, इन जनरल। यस इन जनरल A इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज, कभी कब होगा वो मैं आगे बताऊंगा, इन जनरल नहीं होगा। बट डिटर्मिनेंट ऑफ A बोलो या A ट्रांसपोज बोलो बेटा, वो तो हमेशा सेम होगा ना, मैंने तो प्रॉपर्टी बताई थी, रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये याद रख लो कि ये भी सिंबल होता है ऐसा डैश, याद रखना, ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलो एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, या ऐसा भी बोल सकते हो। हाँ बोलो बोलो, थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सर, ये, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये ऑलवेज ट्रू है, मतलब ऑलवेज ट्रू मतलब A into A transpose equals A transpose into A। ओनली इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स टाइप में, इन ऑर्थोगोनल। सर तो इसको स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? इन जनरल A into A transpose is not equal to A transpose into A, ये याद रखना पहले तो, ये इन जनरल। बट अगर इफ A into A transpose I के बराबर आ रहा है, मतलब ऑर्थोगोनल हो गया, तो A ट्रांसपोज A भी कितना होगा बोलो, I आएगा, तुम करके देख लेना। और इसका मतलब ये दोनों कम्यूटेटिव हो गए कि नहीं फिर? यस। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A and A ट्रांसपोज आर कम्यूटेटिव, ऐसा लिख लो, स्टेटमेंट लिख लिया। समझ आ गया बेटा इंग्लिश में, जिसने पूछा मतलब? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया करो ऐसे, तुम्हें जो भी डाउट हो दिमाग में मत रखो। कई बार मैं जो माइंडसेट से सोच रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारा दिमाग कोई और कुछ सोचेगा, सबके ब्रेन अलग अलग होते हैं। इस समय पे कोई कुछ और सोच रहा होगा, इस समय पे जैसे मैं वेदांत से पूछूंगा तो वेदांत तो सोच रहा होगा वर्ल्ड कप के बारे में, टेस्ट मैच का। क्यों वेदांत? नहीं सर नहीं सोचा था, मतलब सोच सकता है कोई बच्चा, मतलब ऐसे ही। तो कोई बच्चा क्या पता कोई वेब सीरीज के बारे में सोच रहा होगा कि कोई नई वेब सीरीज आई है। दिमाग में तो किसी का कुछ भी चल सकता है, देखो किसी का कोई बस नहीं है। और इससे एक पॉइंट याद आया,
एक तुम्हें एक पॉइंट बताऊंगा, मैंने एक एनालिसिस करा है, मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना। आज तो मैंने बहुत सारी तुम्हें अलग से एक्स्ट्रा चीजें तुम्हें बताई है, आज नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना। मुझे एक चीज याद आ रहा है, किससे रिलेटेड याद आ रहा है, ये फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप से रिलेटेड मुझे कुछ याद आ रहा है, एक पॉइंट मैंने ऐसा थिंक करा, एनालिसिस किया है, तो मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में। ओके, एक पॉइंट बताऊंगा, मेरा मानना है सर, सबके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। चलो खैर अपन आते हैं सर अभी बता दो ना। नहीं नहीं, टाइम हो गया है, उसमें 5-10 मिनट लगेंगे। अरे नेक्स्ट क्लास के लिए भी तो कुछ सर छोड़ो। आज आपका वेबिनार है ना? हाँ आज वेबिनार है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, 11th के न्यू स्टूडेंट्स के लिए। हाँ अपन कहाँ थे। हाँ मैं ट्रांसपोज समझा रहा था तुम्हें। मुझे बताओ ट्रांसपोज को ऐसा नहीं लिख सकते, मान लो एक कोई मैट्रिक्स है, वो अगर ए आई जे करके है एम क्रॉस एन, तो ए ट्रांसपोज मेरा ये हो जाएगा ए जे आई एन क्रॉस एम, ऐसा बोल सकता हूँ? यस एन क्रॉस एम ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर। मतलब इंटरचेंज हो रहेगा ना। A12 वाला कहाँ पहुंच जाएगा बताओ? A12 वाला A21 में पहुंच जाएगा ट्रांसपोज में। A31 A13। अच्छा मुझे बताओ ट्रांसपोज में अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोज में क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है किसी का भी ट्रांसपोज निकालना हो तो? जैसे ये दे दिया, लेकिन ये इसका प्रॉपर्टी स्क्वायर ही जरूरी है। नहीं, ट्रांसपोज तो अपन किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं ना। हाँ सर। ओह सॉरी, पहला रो पहली कॉलम बनेगी, दूसरा रो दूसरी कॉलम बनेगी, तीसरा रो तीसरी कॉलम बनेगी। बोलो क्या ट्रांसपोज के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी है क्या? नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे एम क्रॉस एन लिखा है। सब फंडामेंटल्स ना क्लियर रखा करो हमेशा, ये भूलना मत, कभी भी मत भूलना, ठीक है? और ये भी याद रखना, ये अच्छे से लिखा हूं क्या कि सबने लिख लिया ये अच्छे से पॉइंट, कि इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होता है, ये सब नोट्स में लिखना, ठीक है? मैं इसलिए बोलता हूँ नोट्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज को स्किप मत करना, बस गड़बड़ हो जाएगी पेपर में, क्वेश्चन उसी पे आ जाएगा। पर कम्यूटेटिव हो जाता है ये अगर ऑर्थोगोनल होता है, तो वो मैंने लिख दिया। अरे नॉट इक्वल। हाँ नॉट इक्वल टू, सॉरी ये अपना हो गया पूरा ट्रांसपोज समझ में आ गया बेटा? बाकी इसको डिटेल में बाद में देख लेंगे, ठीक है? और कोई प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की होगी तो ट्रांसपोज की और भी प्रॉपर्टी आएगी। इतना क्लियर है बेटा ट्रांसपोज? यस सर। तो अब देयरफॉर हम ऑर्थोगोनल पे वापस से आते हैं। हम ऑर्थोगोनल पढ़ रहे थे सर, ये ऊपर जो ए आई जे का पॉइंट साइकिल दिखाई दे, ये रहा बेटा। ट्रांसपोज लेके इंटरचेंज हो जाएगा ना अपना हर एक पोजीशन पे। ए जे आई बोल सकते हैं ना अपन, जो भी पोजीशन है उसको समझाने का मतलब है, बस हर एक पोजीशन उल्टी हो जाएगी। और जहाँ आई और जे बराबर रहेगा, डायगोनल वाले तो वहीं के वहीं रहते हैं। अब इसमें मत देखना डायगोनल, इसमें डायगोनल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, स्क्वायर में ही बनता है, बता एग्जिस्ट। चल ऑर्थोगोनल में A इंटू ए ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू ए, ये दोनों बराबर होता है और I के बराबर होता है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लो एक बार, देखते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है ऑर्थोगोनल टाइप के मैट्रिक्स में। डिटर्मिनेंट ऑफ I 1 होगा, अब ये वैल्यू हो गई है। प्रोडक्ट डिवीजन में डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाते हैं, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होते, ये मॉडुलस नहीं है, ठीक है? दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है, तो डिटर्मिनेंट है +-1 आएगा कि नहीं? यस। ये हो गया। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर ऑर्थोगोनल भी हमेशा नॉन सिंगुलर होगा या इन्वर्टिबल होगा मैट्रिक्स? ऑलवेज इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर, ठीक है? एंड एक और चीज क्या, अब एक पॉइंट पूछता हूं, बच्चे गलत कर देते हैं। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 या -1 होगा, क्या वो ऑर्थोगोनल होगा हमेशा? नहीं सर, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, ये प्रॉपर्टी है। क्या है ये बेटा? ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को डेफिनेशन मत बना देना, पर जिसका A इंटू ए ट्रांसपोज I होता है वो ऑर्थोगोनल होगा ना हमेशा, वो पक्का होगा। यस सर। ठीक है, ये याद रखना। मतलब जैसे यहाँ पे भी इनवॉलेंट्री में भी ऐसा नहीं कि जिसका डिटरमिनेंट 1 हुआ उसको इनवॉलेंट्री भी बोल दिया, नहीं, ये प्रॉपर्टी है। मतलब जो भी इनवॉलेंट्री मार्केट में पाए जाते हैं, दुनिया में पाए जाते हैं, उसका डिटरमिनेंट 1 या -1 ही निकलेगा, ऐसे याद रख लो, ठीक है? चलो तो हम यही वाइंड अप करते हैं। आई होप आज की क्लास सबको समझ आई होगी। कल और परसों की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ध्यान से अच्छे से समझ लेना। ओके, कैन वी वाइंड अप नाउ?
Yes, sir. Yes, sir. Okay.